नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सेकंड टेस्ट के प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं पुनः बताना चाहूंगा, उड़ान आईएएस एकेडमी द्वारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 16 मई 2021 से आरंभ की जा चुकी है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध है। यह 5 लेवल और एक मेगा टेस्ट के रूप में संपन्न की जाएगी। कुल 72 टेस्ट होने हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से उड़ान मॉक टेस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए यह टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आइए सेकंड टेस्ट के प्रश्नों का विश्लेषण देखते हैं। पहला प्रश्न है, भीमसेन द्वितीय के आरंग अभिलेख से किस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है नल वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश, पांडु वंश, बाण वंश। इसका उत्तर है राजर्षि तुल्य कुल वंश। राजर्षि तुल्य कुल वंश के संस्थापक थे सूरा, इसलिए इस वंश को सूरा राजवंश भी कहा जाता है। सूरा के बाद दैत, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्यवर्मन द्वितीय और भीमसेन द्वितीय राजा हुए। भीमसेन द्वितीय के आरंग अभिलेख से इस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन देवरानी जेठानी मंदिर के विषय में सत्य कथनों का चयन करें। पहला पॉइंट है, पांडु वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया। तो यह गलत है, क्योंकि इसका निर्माण शरभपुरी शासकों ने करवाया। दूसरा पॉइंट देखिए, यह मंदिर ताला गांव में स्थित है। सही कथन है। यह मंदिर बिलासपुर जिले में ताला गांव में मनियारी नदी के तट पर अवस्थित है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसका निर्माण शरभपुरी शासकों ने कराया। तो यह भी सही है, अतः 2 एवं 3। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पांडुवंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के विषय में सत्य है। पहला पॉइंट है, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। यह पॉइंट गलत है। पांडुवंशीय शासक महाशिव तीवर देव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। महाशिवगुप्त बालार्जुन की उपाधि थी महत और परम महेश्वर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इनके समय में चीनी यात्री वेनसांग ने छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया। यह पॉइंट सही है। जब महाशिवगुप्त बालार्जुन राजा थे तो 639 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग ने छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया। छत्तीसगढ़ के सिरपुर और मल्हार में इन्होंने भ्रमण किया। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने महाशिवगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। तो यह पॉइंट भी गलत है। ऐसा होना था कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, उल्टा लिखा है। तो इसमें दूसरा पॉइंट बस सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये एलिमिनेट कर देंगे, बी भी एलिमिनेट कर देंगे, ये भी एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसमें तीसरा पॉइंट भी शो किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नलवंशीय शासकों का राज्य स्थित था। नलवंशीय शासकों का राज्य स्थित था बस्तर क्षेत्र में। नलवंश के संस्थापक हुए शिशुक, लेकिन वास्तविक संस्थापक वराहराज को माना जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बस्तर क्षेत्र में। 5वां प्रश्न देखते हैं। नलवंश के सिक्के निम्नलिखित में कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन है कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। इसका उत्तर है कोंडागांव। नलवंश के वास्तविक संस्थापक वराहराज के सिक्के कोंडागांव के अडेंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपने ताम्रपत्र में खड्ग धारा जीत भुवय लिखवाया गया है? इसका उत्तर है नरेंद्र राज। नरेंद्र राज शरभपुरी वंश के राजा थे। शरभपुरी वंश के संस्थापक थे सरभराज। सरभराज के बाद हुए नरेंद्र राज, उनके बाद हुए प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो नरेंद्र राज ने अपने ताम्रपत्र में खड्ग धारा जीत भुवय लिखवाया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 7।
तीवरदेव छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? शरभपुरी वंश, नल वंश, सोमवंश, पांडुवंश। इसका उत्तर है पांडुवंश। महाशिव तीवरदेव पांडुवंश से संबंधित है। पांडुवंश के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक इंद्रबल। उनके 4 बेटे हुए, नन्नराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव, भवदेव। फिर नन्नराज प्रथम के पुत्र हुए महाशिव तीवरदेव और चंद्रगुप्त। महाशिव तीवरदेव के पुत्र हुए नन्नराज द्वितीय। ठीक है, इसका पूरा डिटेल आप क्लासरूम में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर और आनंद प्रभु कुटीर विहार कहां के प्रमुख दर्शनीय स्थल है? ऑप्शन है चंपारण्य, डोंगरगढ़, सिरपुर, रतनपुर। इसका उत्तर है सिरपुर। ठीक है, पांडु वंश के शासन काल में एक राजा हुए हर्षगुप्त। हर्षगुप्त की पत्नी थी रानी वाष्टा। हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद रानी वाष्टा ने अपने पति की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया। ठीक है, और सिरपुर बौद्ध तथा जैन धर्म का केंद्र था। बौद्ध स्मारकों के रूप में आनंद प्रभु कुटीर विहार तथा स्वास्तिक विहार यहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में शरभपुरी शासकों की राजधानी थी। शरभपुरी वंश की राजधानी थी शरभपुर और उपराजधानी थी श्रीपुर। ऑप्शन में शरभपुर नहीं है तो इसका उत्तर लेंगे श्रीपुर। ठीक है, शरभपुरी वंश के संस्थापक थे शरभराज। शरभराज के बाद हुए नरेंद्र राज, फिर आगे प्रसन्नमात्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10वां। प्रश्न है, श्रीपुर के किस पांडुवंशीय शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो ये क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि पांडुवंशी शासक महाशिव तीवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इनके 3 ताम्रपत्र राजिम, बालोद और बोंडा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, सिरपुर में किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर है सोमवंश। ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कुलेश्वर महादेव कहां पर स्थित है? ऑप्शन है राजिम, चंपारण्य, आरंग और शिवरी नारायण। इसका सही उत्तर है राजिम। राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर के अलावा राजेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, दानेश्वर मंदिर, रांची लोचन मंदिर अवस्थित है। ठीक है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं क्योंकि यहां पर महानदी पैरी सोंढूर का संगम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, राजिम के त्रिवेणी संगम में स्थित मंदिर है? तो इसका उत्तर है कुलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, जो राजिम के त्रिवेणी संगम में अवस्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, शरभपुरी राजवंश के अधिकांश ताम्रपत्र किस स्थान से प्रचलित किए गए? तो इसका सही उत्तर है शरभपुर। इसके अलावा शरभपुरी राजवंश के ताम्रपत्र आरंग और मल्हार से जारी किए गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, तालागांव से प्राप्त कालपुरुष की रहस्यमयी प्रतिमा वास्तव में किस देव की है? तालागांव से प्राप्त कालपुरुष की प्रतिमा रुद्र शिव की है। ठीक, यह प्रतिमा देवरानी मंदिर के द्वार पर बनी है, जिसके 11 अंग विभिन्न जीव जंतुओं के मुख आकृति से निर्मित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किस या किन राजा या राजाओं का उल्लेख किया गया है? आरंग ताम्रपत्र क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया गया है कि भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें शासकों के नाम दे दिए हैं तो हमें सभी शासकों के नाम याद होने चाहिए। शासकों के नाम इस प्रकार है: सूरा, दायित्व वर्मन, विभीषण, भीमसेन प्रथम,
दायित्वर्मन द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ठीक, तो तीनों सभी नाम इसमें शामिल हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश और सूची 2 में दिया है शासकों के नाम, यानी कि इन राजवंश के शासकों के नाम याद होने चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस को हम बना पाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था, डिस्कस किया हुआ है पहले ही क्वेश्चंस में कि राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासक कौन कौन हुए। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सूरा, दायित्व विभीषण, भीमसेन प्रथम, दायित्वर्मन द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ठीक, तो इसका ए का हो जाएगा 2। ठीक है, 2 लिख दिया सबसे पहले। शरभपुरी वंश के राजा कौन कौन हुए? शरभराज, नरेंद्र राज, प्रसन्न मात्र है क्या है, तो 4 लिख दो। पांडुवंश, पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक इंद्रबल, इंद्रबल के बाद उनके 4 बेटे नन्नराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव, भवदेव। ठीक, फिर नन्नराज प्रथम के पुत्र महाशिव तीव्रदेव और चंद्रगुप्त है क्या, महाशिवगुप्त है ना, जो चंद्रगुप्त के पोते हुए समझ लीजिए। महाशिवगुप्त हर्षगुप्त के बेटे हुए और हर्षगुप्त चंद्रगुप्त के बेटे हुए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। फिर नलवंश, नलवंश के वास्तविक संस्थापक वराहराज, वराहराज के बाद हुए भवदत्त वर्मन, फिर अर्थपति भट्टारक, उनके बाद हुए स्कंद वर्मन। ठीक, ऑप्शन में है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 1 3, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंशों के नाम दिया है, सूची 2 में शासकों के नाम दिए हैं। ठीक है, फिर से आपको शासकों के नाम याद होने चाहिए उन वंशों के। तो नल वंश के शासक कौन कौन हुए? वास्तविक संस्थापक वराहराज, उनके बाद भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, फिर हुए स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन ऑप्शन में है, तो नल वंश के शासकों में स्कंद वर्मन सबसे पहले लिख दो। ठीक है, शरभपुरी वंश, शरभपुरी वंश के संस्थापक हुए शरभराज, उनके बाद हुए नरेंद्र राज, फिर हुए प्रसन्न मात्र। ठीक है, ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो फिर आगे जाना पड़ेगा। प्रसन्न मात्र के 2 पुत्र हुए जयराज और दुर्गराज। जयराज के फिर से 3 पुत्र हुए सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज द्वितीय। ठीक, सुदेवराज ऑप्शन में है, तो बी का हो जाएगा 4। ठीक, अगला देखते हैं पांडुवंश। पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक इंद्रबल, इंद्रबल के 4 पुत्र नन्नराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव और भवदेव। नन्नराज प्रथम के 2 पुत्र महाशिव तीव्रदेव और चंद्रगुप्त। महाशिव तीव्रदेव का 1 पुत्र नन्नराज द्वितीय। ठीक, ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है महाशिव तीव्रदेव। ठीक है, तो पांडुवंश का हो जाएगा महाशिव तीव्रदेव, 1 लिख दिया। फिर सोमवंश, अब सोमवंश यहां पे लिखा है उड़ीसा के सोमवंश की बात कर रहा है कि कांकेर के सोमवंश की बात कर रहा है, हमको नहीं पता है। अब ऑप्शन देखेंगे सब समझ में आएगा। ठीक है, तो एक जो बच गया शिवगुप्त, वो उड़ीसा के सोमवंश के संस्थापक हैं। ठीक, तो लिख दिया 2। 3 4 1 2, आप ऑप्शन चेक कीजिए। 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सुमेलित कीजिए। प्रयाग प्रशस्ति, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र, नंदीवर्धन और इधर शासकों के नाम दिए हैं, यानी कि ये ताम्रपत्र या ये अभिलेख किन शासकों से संबंधित है, हमें पहचानना है। प्रयाग प्रशस्ति किन से संबंधित है? हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है, यानी कि 1 का हो जाएगा बी। ठीक है, फिर दूसरा केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, मैंने 3 ताम्रपत्र बताया था नलवंश में, रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा और पोड़ागढ़ ताम्रपत्र। ठीक है, जिसमें केसरी बेड़ा संबंधित है अर्थपति भट्टारक से, यानी कि 2A से संबंधित है। ठीक है, तीसरा लिखा है पूना ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र प्रभावती गुप्त से संबंधित है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इनका विवाह वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ। इस ताम्रपत्र में बताया गया है कि वाकटक वंश के राजाओं ने गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो 3 का संबंध हो गया डी से। ठीक, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन एक राजधानी थी वाकटक वंश की, और वाकटक वंश के राजा हुए नरेंद्र सेन, यानी कि 4 का संबंध हो गया सी से। ठीक है,
तो इसको आप ऑप्शन में देख सकते हैं, सही आंसर पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, महर्षि गुप्त बालार्जुन समकालीन थे। इसमें से इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन के। महर्षि गुप्त बालार्जुन पांडु वंश के राजा थे। ये जब राजा थे उसी समय कन्नौज में हर्षवर्धन राजा थे। कर्नाटक क्षेत्र में पुलकेशिन द्वितीय राजा थे, जिसकी राजधानी थी वाताबी बादामी। ठीक है, कांचीपुरम में पल्लव वंश के नरेंद्र वर्मन और महेंद्र वर्मन भी राजा थे, इन्हीं के शासनकाल के समय, यानी कि इनके समकालीन थे। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, शरभपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा शंख चक्र तथा गरुड़ अंकित स्वर्ण सिक्के चलाए गए? तो इसका सही उत्तर है प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र शरभपुरी वंश के तीसरे नंबर के राजा थे। इन्होंने नीडिला या लीलागर नदी के तट पर प्रसन्नपुर बसाया, जो आज का मल्हार है। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, शरभपुरी वंश की राजमुद्रा थी। शरभपुरी वंश की राजमुद्रा थी गजलक्ष्मी। ठीक है, इसके अलावा राजर्षि तुल्य कुल वंश की राजमुद्रा थी सिंह। ठीक, अभी इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गजलक्ष्मी। ठीक है, शरभपुरी वंश के संस्थापक शरभराज थे, पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त अभिलेख की शुरुआत विजेता थे, विजेता हैं, विजेता होंगे शब्द से होती है? तो टेस्ट नंबर 1 में भी इसे मैंने डिस्कस किया था। इसकी शुरुआत होती है पोड़ागढ़ ताम्रपत्र से। ठीक, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र या पोड़ागढ़ अभिलेख किनसे संबंधित है? स्कंद वर्मन से, जो नलवंश के राजा थे। ठीक है, इस अभिलेख में यह बताया गया है कि स्कंद वर्मन ने नष्ट पुष्करी को फिर से बसाया, जिसे वाकटक वंश के राजा पृथ्वीसेन ने नष्ट किया था। ठीक है, इसका सही उत्तर है पोड़ागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, अड़भार ताम्रपत्र किनसे संबंधित है? तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, नन्नराज द्वितीय। इसका सही उत्तर है नन्नराज द्वितीय। नन्नराज द्वितीय ने अपने ताम्रपत्रों में स्वयं से ज्यादा अपने पिता का उल्लेख किया है। इनके पिता थे महाशिव तीवरदेव। ठीक है, जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, जिनकी राजिम, बालोद और बोंडा इन 3 जगहों से ताम्रपत्रों की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया? इसका सही उत्तर है शरभराज। शरभराज शरभपुरी वंश के संस्थापक थे। इसकी राजधानी शरभपुर थी, उपराजधानी श्रीपुर थी। इनके बाद नरेंद्र राज हुए, उनके बाद फिर प्रसन्नमात्र हुए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, प्रसन्नपुर शहर की स्थापना किसने की? प्रसन्नपुर शहर की स्थापना प्रसन्नमात्र ने की, लीलागर नदी के तट पर, जिसे उस समय निडिला नदी के नाम से जानते थे। और यह प्रसन्नपुर शहर वर्तमान में मल्हार है, बिलासपुर जिले में मल्हार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की हत्या कर इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी? ऑप्शन है सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज द्वितीय, जयराज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है प्रवरराज द्वितीय। ये सभी शासक शरभपुरी वंश के शासक थे। शरभपुरी वंश के संस्थापक शरभराज हुए। ठीक है, उसमें से प्रवरराज द्वितीय की हत्या इंद्रबल ने की और पांडुवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, लेकिन पांडुवंश के आदि पुरुष कौन, ऐसा पूछेगा तो आंसर लेना है उदयन। और पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक कौन, तब इसका उत्तर है इंद्रबल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, पांडुवंशीय शासक भरतबल की रानी का क्या नाम था, जो शरभवंशीय थी? मैकल के पांडुवंश के राजा थे भरतबल। इन्होंने शरभपुरी वंश की राजकुमारी लोक प्रकाशा से विवाह किया, जिसकी जानकारी बहमनी ताम्रपत्र में मिलती है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, बालार्जुन किस मत को मानने वाला था? बालार्जुन शैव मत को मानने वाला था, लेकिन उन्होंने अन्य सभी धर्मों को भी संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस शरभपुरी शासक ने अपने सिक्कों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया है? नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्नमात्र, जयराज। तो इसका सही उत्तर है प्रसन्नमात्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोज या भुक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई थी? भोज या भुक्ति शरभपुरी वंश की प्रशासनिक इकाई थी। भोज या भुक्ति को हम अभी वर्तमान में तहसील के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शरभपुरी वंश की एक प्रशासनिक इकाई थी आहार, जिसे हम वर्तमान में जिला कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, शरभपुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शरभपुरी शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। शरभपुरी वंश के संस्थापक शरभराज थे। इनकी राज मुद्रा गजलक्ष्मी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, राजर्षि तुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी? राजर्षि तुल्य कुल वंश की राजमुद्रा थी सिंह। शरभपुरी वंश की राजमुद्रा थी गजलक्ष्मी। सोने के गरुड़ शंख चक्र अंकित मुद्रा किनके प्राप्त हुए? तो प्रसन्न मात्र के प्राप्त हुए, जो शरभपुरी वंश के राजा थे। ठीक है, अभी इसका उत्तर क्या होगा? सिंह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, स्कंदवर्मन के समकालीन शासक कौन थे? नरेंद्रसेन, पृथ्वीसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, देवसेन। इसका सही उत्तर है देवसेन। इसकी जानकारी पोड़ागढ़ अभिलेख से होती है। ठीक है, देवसेन वाकटक वंश के राजा थे और स्कंदवर्मन नल वंश के राजा थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो राजवंश समकालीन थे? शरभपुरी वंश, पांडु वंश, छिंदकनाग वंश। शरभपुरी वंश का शासनकाल 5वीं 6वीं शताब्दी में था। पांडु वंश का शासनकाल 6वीं 7वीं शताब्दी में था। छिंदकनाग वंश का शासनकाल 1023 से 1324 ईस्वी तक था। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि समकालीन कौन थे? शरभपुरी वंश और पांडु वंश, यानी कि पहला और दूसरा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, तीवर देव अनुयायी था? इसका सही उत्तर है वैष्णव धर्म का। महाशिव तीवर देव वैष्णव धर्म को मानता था। महाशिव तीवर देव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इनके 3 ताम्रपत्र राजिम, बालोद और बोंडा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस शहर की व्हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? इसका सही उत्तर है सिरपुर। इसके अलावा इन्होंने मल्हार की भी यात्रा की। ठीक है, पांडु वंश के राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में इन्होंने छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से संबोधित किया। इसकी जानकारी इनके यात्रा वृत्तांत सीयूकी से प्राप्त होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है शरभपुरी वंश, इन्होंने शासन किया। ठीक है, पहला ठीक है। पांडु वंश ने, इन्होंने भी शासन किया। नल वंश ने, इन्होंने भी शासन किया। मौखरी वंश की जानकारी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौखरी वंश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया? तो इसका उत्तर है शरभपुरी वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, राजर्षि तुल्य कुल वंश के विषय में सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला पॉइंट,
राजर्षि तुल्य कुलवंश की राजमुद्रा गजलक्ष्मी थी, गलत है। राजर्षि तुल्य कुलवंश की राजमुद्रा सिंह थी। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस वंश की जानकारी आरंग ताम्रपत्र से होती है, तो सही है। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्य कुलवंश के राजाओं की जानकारी मिलती है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं, इनकी उपाधि राजयोगी थी, तो ये सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर है। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, किस अभिलेख के अनुसार वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया? मैंने बताया था नल वंश के 3 अभिलेखों के बारे में, रिद्धिपुर, केसरबेड़ा और पोड़ागढ़ अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख में जानकारी मिलती है कि भवदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को हराया। केसरीबेड़ा ताम्रपत्र से, केसरीबेड़ा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को हराया। पोड़ागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि स्कंद वर्मन ने नष्ट पुष्करी को फिर से बसाया, जिसे पृथ्वीसेन ने नष्ट किया था। ठीक है, तो यहां पर पूछा है पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया। ठीक, तो इसका सही उत्तर है केसरीबेड़ा अभिलेख, ऑप्शन ए। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, नलवंशीय शासक भवदत्त वर्मन के विषय में सही वाक्यों का चयन कीजिए। पहला पॉइंट, यह वराहराज के उत्तराधिकारी थे। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको उस वंश के राजाओं के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो नल वंश के राजा पहले कौन? शिशुक। ठीक, उनके बाद व्याघ्रराज, फिर वृषभराज, फिर वास्तविक संस्थापक हुए वराहराज। वराहराज के पुत्र हुए भवदत्त वर्मन। ठीक, तो पहला पॉइंट बोला है भवदत्त वर्मन वराहराज के उत्तराधिकारी थे, पॉइंट नंबर 1 सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इनका विवाह राजकुमारी लोकप्रकाशा से हुआ। गलत है, राजकुमारी लोकप्रकाशा का विवाह मैकल के पांडु वंश के राजा भरत बल से हुआ था, न कि भवदत्त वर्मन से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इनके आराध्य भगवान शंकर थे, तो ये सही है, यानी कि पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, नलवंशीय प्रशासनिक व्यवस्था में 1 लाख गांवों का अधिपति क्या कहलाता था? तो इसका उत्तर है महामंडलेश्वर। इसके अलावा नलवंशीय प्रशासनिक व्यवस्था में महागोष्ठा क्या था? ये था एक प्रशासनिक सलाहकार समिति। प्रेगदा क्या थी? प्रेगदा मंत्री थे और मांडलिक मंडल प्रमुख थे। ठीक है, 1 लाख गांवों का अधिपति महामंडलेश्वर कहलाता था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों में से किसने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का उपयोग किया? तो इसका सही जवाब है शरभपुरी वंश। शरभपुरी वंश के संस्थापक थे शरभराज, उनके बाद हुए नरेंद्र राज, फिर हुए प्रसन्नमात्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, किस शासक ने ओडिशा में सोमवंश की स्थापना की? उड़ीसा के सोमवंश के संस्थापक थे शिवगुप्त। शिवगुप्त के बाद हुए महाभवगुप्त, फिर महाशिवगुप्त, फिर महाभवगुप्त द्वितीय, धर्मस्थ, नहुस, उद्योग केसरी। उद्योग केसरी अंतिम शासक थे, तो अभी इसका उत्तर हो जाएगा शिवगुप्त। उड़ीसा के सोमवंश के संस्थापक थे शिवगुप्त। ठीक है, उड़ीसा के सोमवंश के शासक कौशलेंद्र की उपाधि धारण करते थे। इस वंश ने वैष्णव और शैव दोनों को ही समान महत्व दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, किस शासक ने पाली के बाणवंश की स्थापना की? तो आप याद रखेंगे, बाणवंश में मुख्यतः 2 राजाओं की जानकारी मिलती है, एक महामंडलेश्वर मल्लदेव और एक विक्रमादित्य। महामंडलेश्वर मल्लदेव ने बाणवंश की स्थापना की, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फिर दूसरे राजा हुए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया और उस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के राजा जाज्वल्यदेव प्रथम ने किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, कांकेर के सोमवंश से संबंधित ताम्रपत्र है? इसका सही उत्तर है
तहनकापारा ताम्रपत्र। ठीक है, बाकी बचे हुए ताम्रपत्र जैसे कि अड़भार ताम्रपत्र, ये नन्नराज द्वितीय से संबंधित है। नन्नराज द्वितीय पांडु वंश के राजा थे। संजन ताम्रपत्र महाशिव गुप्त बालार्जुन से संबंधित है। महाशिव गुप्त बालार्जुन पांडु वंश के राजा थे। आरंग ताम्रपत्र राजर्षि तुल्य कुल वंश और सरभपुरी वंश से संबंधित है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तहनकापारा ताम्रपत्र। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य कला की पंचायतन शैली में हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से बनी विष्णु की प्रतिमा है, जो एक चतुर्भुजी प्रतिमा है। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिया हुआ है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायतन शैली। छत्तीसगढ़ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर है जगतपाल। राजीव लोचन मंदिर की स्थापना नल वंश के राजा विलास तुंग ने की थी। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के राजा पृथ्वी देव द्वितीय के शासन काल में उनके सेनापति जगतपाल ने करवाया। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक के प्रश्नों का विश्लेषण। आप देखते हैं 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न जो है भारतीय इतिहास से संबंधित। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, गुप्त काल की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई। बिल्कुल, यहाँ पर भाग, उद्रक, सीता, बहुत सारे कर लगाए गए। फिर उसके बाद बात करें, ये जो कर होते थे राज्य के द्वारा लोगों पर, किसानों पर कितने लगाए जाते थे? तो चौथे से लेकर छठा भाग तक एक टैक्स देना पड़ता था, और मुख्यतः आपको याद रखना है 1/6 ही होता था यहाँ पर टैक्स। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों ऑप्शन है, दोनों जो पॉइंट्स हैं, वो दोनों करेक्ट है, दोनों सत्य है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विष्टि कहा जाता था? तो अगर आप प्राचीन भारत अगर आपने पढ़ा है, प्राचीन भारत के इतिहास में, तो एक प्रकार की कर व्यवस्था थी जिसे विष्टि कहा जाता था। ये एक प्रकार की बेगार कर थी। बेगार कर का अर्थ कि काम के बदले उसे किसी प्रकार का मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो याद रखना है, ये क्या था? एक प्रकार का बेगार कर था जो शासक द्वारा अपनी प्रजा से या किसी व्यक्ति से कराया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा क्रम सही है। तो देखिएगा, सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। अब बात करें, ग्राम जो था सबसे छोटी इकाई, तो देखिएगा सबसे छोटी इकाई के विषय में तो सबसे एक ही जगह दिख रहा है, और सबसे बड़ा क्या होगा? फिर राज्य होगा, है ना? तो यहीं पर सही सीक्वेंस दिख रहा है हमें। अब इसके बाद अगर बात करें, तो जो ग्राम सभा के माध्यम से इनका क्या होता था? संचालन होता था कार्यों का। यहाँ विधियां क्या होती थी? तो ग्रामों का समूह जो थी विधियां थी। फिर उसके बाद बात करते हैं विषय। तो विधियों से मिलकर बनता था विषय, जिसका प्रमुख होता था विषयपति। और यहाँ पर विषयों से मिलकर, विषय जिसे हम जिला भी कहते हैं, इनसे मिलकर भुक्ति या राष्ट्र का निर्माण होता था, जिसका जो प्रमुख होता था गुप्त काल में वो होता था कुमार अमात्य होता था। और इससे ही मिलाकर एक संपूर्ण राज्य या देश का क्या होता था? निर्माण होता था। तो इस प्रकार यही क्रम आपका क्या है? सत्य है। तो पहले ग्राम, फिर विधियां, फिर विषय, भुक्ति, फिर उसके बाद राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शकों के बाद पर्थियंस का आधिपत्य स्थापित हुआ, जिनका मूल निवास कहाँ था? जैसे आप पर्थियन के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे शासकों नाम पढ़ते हैं, उनके आगमन के बारे में पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा इनका आगमन हुआ था ईरान से। इसमें कुछ प्रमुख शासक है जिनका नाम आपको याद रखना है पर्थियंस में, या जिनको पहलव करके भी हम पुकारते हैं। तो देखिएगा, पर्थियन लोग मूलतः कहां से थे? ईरान से थे, ये याद रखना है। और पहलव में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली शासक माने जाते हैं वो गोंदो फर्निस को कहा जाता है। और गोंदो फर्निस की जानकारी जो है तख्त ए बही अभिलेख से भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ याद रखिएगा, गुदुगहर, इन्हें कहा गया है तख्त ए बही अभिलेख में, और इसका अर्थ है विंदफर्ण, जिसका अर्थ होता है यश विजयी। ये किनको कहा गया है? गोंदो फर्निस को कहा गया है। इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि बहुत सारे विद्वानों ने इन्हें क्या कहा है? संपूर्ण भारत का राजा कहकर भी संबोधित किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्शियंस या पहलव का आगमन कहां से हुआ था,
तो याद रखना है ईरान से। और इनमें से किस शासक को भारत का या संपूर्ण भारत का राजा कहकर पुकारा गया है? तो आपको याद रखना है क्या, किन्हें? गोंदोफर्निस को। और इनका अंत कौन करते हैं? तो कुषाण के द्वारा पर्शियन का अंत कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो जैसे आप जानते हैं मिनांडर, जिनको राजा मिलिंद के नाम से भी हम जानते हैं, ये प्रसिद्ध क्या थे? यवन शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाई थी। अब मिलिंद पन्हों के बारे में आप जानते हैं, इसमें नागसेन एक बौद्ध भिक्षु और इनके बीच वार्तालाप का उल्लेख है, वो भी इनसे संबंधित है। तो इनकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आगे आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कुषाण शासकों में किसने सर्वप्रथम सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का प्रचलन प्रारंभ कराया? तो बात करें अगर कुषाणों की, तो भारत में पहलवों को अर्थात पर्शियंस को पराजित कर भारत में कुषाण वंश की जो नींव रखी थी वो थे कुजुल कणफिसेस। कुजुल कणफिसेस ने तांबे के सिक्के चलाए और उनके जो पुत्र हुए थे वो थे विम कणफिसेस, जिन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। और उन सिक्कों पर एक तरफ होता था खरोष्ठी लिपि और एक तरफ होता था अरमैक लिपि, और इन्हीं सिक्कों पर उन्होंने शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र अंकित कराया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शासक विम कणफिसेस। तो ये रहा इसका उत्तर, विम कणफिसेस। बात करते हैं कुषाण शासकों में कनिष्क के दरबार में कौन सा विद्वान उपस्थित नहीं था? ऑप्शन है चरक, नागसेन, वसुमित्र और अश्वघोष। तो जैसे कि आप जानते हैं कनिष्क का समय जब आप पढ़ते हैं तो वसुमित्र और अश्वघोष दोनों के दोनों बौद्ध विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति में हिस्सा लिया था। वसुमित्र अध्यक्ष थे जबकि अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ये भी कनिष्क के समकालीन थे। लेकिन नागसेन नहीं थे। नाग थे राजा मिलिंद या कहें मिलिंद मिनांडर के समकालीन थे, तो ये नहीं थे। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये नहीं थे कनिष्क के समकालीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्तोत्तर काल में देव देय भूमि अर्थात जो देवताओं को समर्पित करके दी जाने वाली भूमि अनुदान में दी जाती थी, अर्थात किन्हें दी जाती थी ये बताना है। ब्राह्मणों को दी जाती थी, ऑप्शन है पहला। दूसरा है सरकारी कर्मचारियों को। तीसरा है मंदिरों और बौद्ध मठों को। और उसके बाद देखते हैं राज परिवार के लोगों को। तो आपका जो आंसर है वो है मंदिरों और बौद्ध मठों को ये भूमि दान दी जाती थी, जिसे देव देय भूमि कहा जाता था। तो अगला प्रश्न हमारे सामने, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किस राजवंश में किया गया था? तो जैसे कि आपको याद होगा या आप हर्षवर्धन पढ़े तो उनकी एक बहन थी जिनका नाम था राजश्री। इन्होंने अपने बहन का विवाह कराया था मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से, जिनकी हत्या क्षेत्र प्राप्ति या राज्य विस्तार के उद्देश्य से गौड़वंशीय शासक शशांक और मालवा के गुप्त वंशीय शासक देवगुप्त द्वारा कर दी जाती है। तो यहां पर याद रखना है मौखरी वंश से संबंधित। ठीक, तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जयदेव कृत गीत गोविंद ग्रंथ में किस शासक की तुलना संस्कृत साहित्य के महान कवि भास और कालिदास से की गई है? अर्थात ये है, यहां पर प्रश्न में ये पूछने की बात हो रही है कि किस शासक की तुलना जयदेव ने कालिदास और भास से की है। तो यहां पर आपको जानना होगा कि जो हर्ष थे, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के महान शासक, जिन्होंने हर्ष संवत भी जारी किया था अपने राज्य स्थापना के या अपने राज्यरोहण के तारीख से। यहां पर इन्होंने ये क्या थे, कुशल साहित्यकार भी थे, कवि थे। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना भी की थी, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। तो इसी के आधार पर इनकी तुलना जयदेव ने भास और कालिदास से की है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा बी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुप्तोत्तर काल में कुछ लोग करारोपण से पूर्णतः मुक्त थे। निम्नलिखित में से कौन इस विशेषाधिकार से वंचित थे? आपके ऑप्शन है ब्राह्मण, दास, महिलाएं और विद्यार्थी। अब ध्यान से सुनिएगा कि कुछ लोग टैक्स नहीं देते थे, ये विशेषाधिकार, या कुछ लोगों को टैक्स नहीं देना होता था। तो ये जो विशेषाधिकार था ये किनके पास था? तो यहां पर आप याद रखिएगा, ब्राह्मणों को था, महिलाओं को था और विद्यार्थियों को था। ये अधिकार किनको नहीं रहेगा? तो याद रखिएगा दास। तो दास जो थे, दास को टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, वो इस विशेषाधिकार से क्या थे? वंचित थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी?
जैसे कि हमने पूर्व क्वेश्चन में बात किया है कि जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं, राज्यारोहण लेते हैं, ठीक उसी समय वो क्या करते हैं, हर्ष संवत जारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा कुछ वैसा ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, पहला ही ऑप्शन देखिएगा, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। तो यही हमारा क्या है, उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण आपको बताना है। तो ये है पहला ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था और सियुकी की रचना। सियुकी की रचना के लिए ही हम इन्हें आज तक याद करते हैं, क्योंकि 7वीं शताब्दी की बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है वो सियुकी से मिलती है। और इसी सियुकी में उन्होंने भारत भ्रमण करते हुए भारत के विभिन्न भागों का उल्लेख किया है, इसलिए वेनसांग को आज भी भारत में क्या किया जाता है, याद किया जाता है। यही उसका उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता था। तो हर्षवर्धन, जैसे कि हमने पूर्व में ही बात किया है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। हर्षवर्धन ने उन्होंने हर्ष संवत भी जारी किया। अब यहां पर इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है शीलादित्य के नाम से जाना जाता था। ये नाम हो सकता है आगे आने वाले प्रश्न या परीक्षाओं में ये पूछा जाए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कालिदास जी की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ में होती है। तो देखिएगा वो जो ग्रंथ है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम वर्तमान में भी विश्व की 100 कृतियों में अपना स्थान बनाए हुए हैं, और ये जो कृति है लगभग आज से 1600 वर्ष पुरानी है। फिर भी इस साहित्य को वर्तमान की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में स्थान दिया गया है। प्रश्न का उत्तर तो हमने दे दिया, लेकिन इसकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो देख लेते हैं अभिज्ञान शकुंतलम से संबंधित। तो यहाँ पर यह है कि ये संस्कृत साहित्य है जो कालिदास की रचना है, और ये कालिदास की अंतिम रचना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये कालिदास ने अंतिम समय में इसी ग्रंथ को लिखा था, और ये किस पर आधारित है, तो याद रखना महाभारत पर आधारित है, आदि पर्व। तो यहाँ पर किनका किनका कहानी दिया गया है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी दिखाई गई है। ये आदि पर्व मतलब क्या, तो याद रखिएगा महाभारत का जो युद्ध था वो चला था 18 दिन, और हर दिन के विषय को पर्व कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करें हम आदि पर्व की, तो एक समय था महाभारत में आदि पर्व, उस समय से संबंधित है राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, उसी पर आधारित है अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध परिषद में भाग लिया था। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम जब कनिष्क के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अध्यक्ष की भूमिका में थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये पहला कथन गलत। तो पहला जहां दिया होगा वो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या है, सत्य देखना है। अब यहाँ पर देखिएगा हमको 2 और 3 देखना पड़ेगा। और यहाँ देखते हैं, चीनी यात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध प्रतिरोधी, जी नहीं, ये तो बौद्ध धर्म का अनुकरण करते थे, बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे, तो ये भी गलत हो गया, मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बचेगा वो क्या होगा, डी। फिर भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी क्या बोल रहा है। तीसरा पॉइंट अगर हम पढ़ें, लिखा हुआ है फाहियान मौर्य काल में भारत आया, जी नहीं, मौर्य काल नहीं, यहाँ पर एक गुप्त काल में भारत आए थे, तो ये भी गलत। तो मतलब तीनों के तीनों ही जो आपके स्टेटमेंट हैं, कथन है, वो गलत है। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लिखा हुआ है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। जैसे कि आपको पता है प्रथम कहाँ हुआ था, तो प्रथम हुआ राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, और चतुर्थ होता है प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में। तो यहाँ पर देखिएगा कुंडलवन आपका ऑप्शन हो जाएगा। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। बात करते हैं हम प्रयाग प्रशस्ति की। तो प्रयाग प्रशस्ति किनके द्वारा लिखा गया है, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, जो इनके दरबारी विद्वान थे। अब ये प्रयाग प्रशस्ति कोई और नहीं, अशोक द्वारा बनाया गया इलाहाबाद स्तंभ लेख है, जिसे कौशंबी स्तंभ लेख या रानी अभिलेख के भी नाम से आप जानते हैं, ठीक। तो इसी अभिलेख में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है हरिसेन के द्वारा, और इसी स्तंभ में आप देखते हैं कि जहांगीर का भी वर्णन है। तो इसी अभिलेख में 3 शासकों का नाम आपको मिलेगा, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख अर्थात वही क्या है, हमारा प्रयाग प्रशस्ति है, जिससे हमें समुद्रगुप्त, अशोक और किनकी, तो याद रखना है जहांगीर, इन तीनों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है,
बादामी के किस चालुक्य नरेश ने सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी? तो इस वंश को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया, परंतु खुद स्वयं पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम से क्या हुए थे? पराजित हुए थे, वो भी 3-3 बार। तो देखेंगे उनके बारे में। पहले देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने ही सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। सत्याश्रय की उपाधि के साथ इन्होंने श्री पृथ्वी वल्लभ नामक उपाधि भी धारण की थी। तो ये आपका रहा उत्तर पुलकेशिन द्वितीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों की व्याख्या की गई है या मिला हुआ है? ठीक है, या उनका वर्णन है। तो देखिएगा, ये रुद्रदामन जो है शक शासक है जिनका स्थान था मालवा। इनकी संपूर्ण जानकारी का उल्लेख जो है जूनागढ़ अभिलेख में है। और आपको याद रखना है, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे पहला अभिलेख और विस्तृत लिखा हुआ है। तो यहां पर इसका उत्तर है ए। अब देखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख में इनके अलावा 3 और शासकों का उल्लेख मिलेगा, जैसे कि पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, और इनके समय के बाद आएंगे कौन? स्कंदगुप्त। इन तीनों का उल्लेख आपको वहां से प्राप्त होगा रुद्रदामन के अलावा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? तो जब दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ते हैं चोल साम्राज्य के बारे में, और वहां पर आप देखते हैं उत्तर मेरु अभिलेख को, तो वहां पर आपको पता चलता है कि कुशल ग्रामीण व्यवस्था वहां थी, और उसके प्रशासन के लिए लोगों का चयन भी होता था, जिनके विभिन्न रूपरेखा थी, विभिन्न योग्यता और अयोग्यता शर्तें होती थी। तो वो सारे के सारे हमें कहां से प्राप्त होते हैं? चोलों के उत्तर मेरु अभिलेख से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, चोल साम्राज्य या चोल शासकों द्वारा कुशल ग्रामीण व्यवस्था का संचालन किया गया था। अगला प्रश्न हमारे सामने, सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत का महान कवि रहता था। तो याद रखिएगा, जो सिंह विष्णु है वह पल्लव वंशीय शासक, ठीक। और ये पल्लव वंशीय शासक, इन्हें अवनी सिंह की उपाधि भी प्राप्त की थी। तो हो सकता है ये प्रश्न आगे मिले आपको, ठीक है। तो इनके दरबार में थे भारवी नामक विद्वान, ठीक है। भारवी की रचना थी किरातार्जुनियम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, तो ये याद रखिएगा, भारवी इनके दरबार में उपस्थित थे, ठीक। अब बात करें ये किरातार्जुनियम में किसका उल्लेख है? तो किरात मतलब याद रखिएगा यहां पर शिव जी की बात है, और अर्जुनी, तो यहां पर अर्जुन इनका उल्लेख है। इनका उल्लेख यहां पर किया गया है। तो इन्हीं पर आधारित है कौन सा? किरातार्जुनियम, जो किन्होंने लिखा है? भारवी ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित पल्लवकालीन मंदिरों में किसका निर्माण अवनी सिंह, अभी बताया था मैंने, अवनी सिंह किसे कहा गया है? सिंह विष्णु को कहा गया है, द्वारा कराया गया है। तो यहां पर देखिएगा, कांची स्थित कैलाश मंदिर नहीं, महाबलीपुरम के मंदिर नहीं, मामल्लपुर का आदि वराह गुफा मंदिर, जी हाँ, इसका निर्माण कराया गया है। जब इन्होंने श्रीलंका बहुत सारे राजवंशों को पराजित कर देते हैं, तब यहां पर ये आदि वराह का मंदिर का निर्माण करते हैं, और इसी मंदिर में ये अपनी और 2 पत्नियों की मूर्ति भी स्थापित करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है आगे आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछे, तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन याद रखिएगा सी, मामल्लपुरम का कौन सा मंदिर? आदि वराह मंदिर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति हेतु क्या था? प्रसिद्ध था। तो देखिएगा, दक्षिण भारत में एक ही राजवंश था जो अपनी सैन्य व्यवस्था के लिए जाना जाता था, वो था चोल। इन्होंने ना केवल पैदल सेना रखी, घुड़सवार सेना रखी, हस्ती सेना रखी, इन्होंने नौसेना का भी संचालन किया था, और भारत के अलावा इन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों पर भी शासन किया है। तो इस प्रकार चोल शासक ही थे जिन्होंने नौसेना का व्यापक प्रयोग किया है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिएगा, सत्य नहीं मतलब हमको गलत देखना है। पहला देखिएगा, इनका क्षेत्र पेन्नार व वेल्लूर नदियों के मध्य था। बिल्कुल, दक्षिण भारत में ये बहने वाली नदियां हैं, इन्हीं के समीप ही चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। फिर देखते हैं, चोल कालीन शासकों में करिकाल सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे प्रसिद्ध था। बिल्कुल, ये भी सत्य है। फिर अगर बात करें आगे, चोल वंश का प्रथम शासक उदयन जेरल था। जी नहीं, ये गलत है, ये तो चेर का शासक था।
ये चेर वंश से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा सी वो गलत हो जाएगा। फिर प्रारंभिक चोल की राजधानी थी मल्लूर, तंजौर और उरुवै, 3 राजधानी थी, उसमें से एक नाम यहाँ लिखा, ये भी सत्य है। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि उद्दीन जीरल जो थे वो कहाँ के थे? चेर वंश से संबंधित थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला गया? तो यहां पर जब हम पूर्व के क्वेश्चन में देख रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन के विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। वही पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया। एक बार नहीं, 3 बार। जैसे कि उन्होंने परिमाल, मणिमंगलाई और सूरमाल 3 युद्धों में किनको पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। किसने किया? तो याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इस दौरान उनको पराजित किया गया और अंतिम युद्ध में वो हार भी गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर याद रखना है कि जब ये हारते हैं तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किनके पीठ पर? पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर विजय शब्द अंकित करा दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। जब पल्लव वंश पढ़ें तो इनका बारे में ज्यादा से ज्यादा आप जानकारी ले लें, क्योंकि हो सकता है मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है जजाग भुक्ति प्राचीन नाम था, किसका नाम था आपको बताना है? तो ये था बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड को कहा जाता था जजाग भुक्ति, जहां पर कौन से शासकों ने? चंदेल शासकों ने शासन किया है, जिनके द्वारा खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इसे आप जानते हैं अच्छे से। तो इसका आंसर याद रखिएगा, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न हमारे सामने, चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग किस पल्लव शासक के समय में कांची आया था? अब देखिएगा, यहां पर जब हमने बात किया किनके किनके बारे में, तो हमने देखा हर्षवर्धन, फिर पुलकेशिन, फिर उसके बाद हमने बात किया नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के एक राजा हुआ करते थे पांडु वंशीय शासक, जिनका नाम था महाशिव गुप्त बालार्जुन। तो ये 4 शासक हैं जो किनके समकालीन हैं? वेनसांग के। तो ये सब के सब एक दूसरे के समकालीन है। तो देखिएगा, पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन का नाम हमें यहाँ दिख रहा है, तो यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अलोरा पहाड़ियां जिनमें निर्मित गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया, यह कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में 2 जगह है, एक तो नासिक है और एक औरंगाबाद है। तो ये याद रखिएगा, ये औरंगाबाद के समीप है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। तो आपको याद रखना है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कल्याणी के किस चालुक्य नरेश ने 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत प्रारंभ किया था? जब आप पढ़ें कल्याणी चालुक्य के बारे में तो एक शासक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, विक्रमादित्य षष्ठ, जिनका समय है 1076 से लेकर 1126 तक इन्होंने शासन किया है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। इसके अलावा आपको याद रखना है, जब इन्होंने अपने राज्यारोहण किया था इसी समय एक चालुक्य संवत भी जारी करते हैं, जिसे इतिहासकार चालुक्य विक्रम संवत पुकारते हैं। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर क्या होगा? विक्रमादित्य षष्ठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्यभट्ट थे। और क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में? भारतीय राजनीतिज्ञ। मतलब यहाँ पर उनके पेशे को बताना है कि वो क्या थे मूलतः। फिर उसके बाद आप देखते हैं भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, संस्कृत के विद्वान एवं कवि, और साथ में ए और बी दोनों। ठीक, तो यहाँ पर आप देखते हैं इनका जन्म लगभग 476 के आसपास हुआ था ईस्वी में, और ये कुसुमपुरा या कहें पाटलिपुत्र नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थे? भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्या थे? गुप्त काल से संबंधित विद्वान थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, संगम साहित्य में तुल्कापियम एक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो क्या वो तमिल कविताओं का संग्रह है? बिल्कुल नहीं। दूसरा है तमिल व्याकरण। जी हाँ, तमिल व्याकरण है, वस्तुशास्त्र नहीं है, ना ही राजशास्त्र है। तो क्या है तुल्कापियम? तो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, चोल राजाओं में किसने श्रीलंका या सिलोन, श्रीलंका को कहा जाता था सिलोन, पर विजय प्राप्त की थी? तो देखिएगा, राजेंद्र प्रथम नामक एक शासक हुआ करते थे, जिनका समय चला भारत में 1014 से लेकर 1044 तक। ये महान शासक थे जिन्होंने क्या किया था? उत्तर भारत में गंगा घाटी तक के क्षेत्रों को जीता, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने गंगईकोंड चोल की भी स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने इसको और यादगार बनाने के लिए
किस नदी के किनारे? तो याद रखिएगा कावेरी नदी के किनारे गंगईकोंड चोल नामक नगर का भी निर्माण किया था और एक विशाल तालाब का भी निर्माण किया था जिसका नाम था चोल गंगम। तो ये पूरा का पूरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये आपको याद रखना है। तो यहीं पर इन्होंने क्या किया था, अपनी नौसेना या नौ सैन्य शक्ति का प्रयोग कर इन्होंने क्या किया, श्रीलंका पर भी अधिकार किया था। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर क्या है, राजेंद्र प्रथम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो आपको सत्य कथन बताने हैं। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। पढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था और फिर उसके बाद दिया हुआ है उन्होंने भूमिदान की परंपरा को और विस्तारित किया। अब बात करते हैं, पहला जो कथन है दैवीय अधिकार, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो गुप्तकालीन शासक थे वो देवत्व के सिद्धांत पर, अर्थात जो राजा है वो देवता का अंश है ऐसा मानकर वो गद्दी पर बैठते थे। फिर बात करें दूसरे, तो पहला तो सत्य है। फिर बात करें दूसरा, इनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तो यही नहीं, गुप्तकालीन जो प्रशासन था वो विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर आधारित थे। यहाँ पर आप देखते हैं सामंतवादी प्रथा जो विकेंद्रीकरण से ही आती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो जहां भी सेकंड लिखा होगा वो गलत हो जाएगा, गलत गलत गलत, है ना। फिर अंतिम देखते हैं, इन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। जी हाँ, ये सत्य है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अब सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो सीता क्या होती थी, राजकीय भूमि से होने वाली आय, बिल्कुल सत्य है। भाग उपज का एक हिस्सा होता था जो किसानों को सरकार को देना होता था। बलि एक प्रकार का राजस्व कर, जी नहीं, राजस्व कर नहीं होता था, एक प्रकार का क्या होता था, ये धार्मिक कर होता था। और हिरण्य अनाज के रूप में कर दिया जाता था। तो इसमें से गलत कौन सा हो गया आपका, बी, बलि, जो जिसका उल्लेख जो है वैदिक ग्रंथों में मिलता है और उसके बाद जो है ये परंपरागत तौर पर बदलते हुए इस समय तक ये धार्मिक कर में परिवर्तित हो चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची दिया हुआ है जिसमें शासकों का नाम है, दूसरी तरफ सूची में क्या दिया हुआ है, टाइटल, अर्थात उनकी उपाधियों के बारे में दिया है। तो अगर हम सबसे ज्यादा जानते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। तो देखिएगा 2 में 4 कहां लिखा हुआ है, मतलब सी का 4 कहां लिखा हुआ है, केवल एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी में 4 देखिएगा यही लिखा हुआ है। मतलब अगर आप एक को भी अगर बनाएं, एक भी अच्छे से जानते हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिएगा 3rd चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर अशोक को क्या बोला जाता है, प्रियदर्शनी। फिर उसके बाद क्या है, समुद्रगुप्त का क्या आता है, पराक्रमांक, और स्कंदगुप्त का होता है क्रमादित्य। तो देखिएगा सब मैच है, तो यही आपका क्या है, उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्न में से कौन से सत्य है? तो देखिए विक्रम संवत। तो विक्रम संवत देखिएगा, जैसे हम आज कहां पर है, 2021 में है ना, और 0 हुआ होगा कभी ना कभी। इधर का समय क्या कहलाता है आपका, ईसा पूर्व कहलाता है, इधर वाला जो समय होता है ईसवी कहलाता है। तो यहां पर आप देखें तो एक शासक हुआ था, मालवगढ़ के शासक, वहां पर हुए थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। उन्होंने विक्रमादित्य, तो वहां के शासक थे विक्रमादित्य, उनका शासक का नाम था विक्रम नाम था, लेकिन जब उन्होंने शकों को पराजित किया तो विक्रमादित्य नामक उपाधि ली। इसी समय इन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत जारी किया था। और उसके बाद शक जब यहां से चले गए और कुषाण वंश चालू हुआ था, तो कनिष्क ने क्या किया था, 78 ईस्वी में कौन सा संवत जारी किया था, शक संवत। तो देखिएगा ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद गुप्त काल में एक शासक हुए थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने 319 में गुप्त संवत जारी किया। तो यहाँ शक संवत है, यहाँ विक्रम संवत है, और यहाँ क्या है, गुप्त संवत है। आगे चलकर हर्षवर्धन ने भी 606 में हर्ष संवत जारी किया था, और भी देखा हमने अभी चालुक्य संवत भी देखा था। तो इसमें से देखिएगा कौन कौन सा सत्य है। यहाँ पर तीनों के तीनों ही सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म असत्य है, मतलब हमको गलत पहचाना है। तो मेघदूतम कालिदास की रचना सत्य है, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना सत्य है, प्रियदर्शिका ये भी हर्षवर्धन की रचना है, सत्य है। ब्रह्म सिद्धांत, ये जो ब्रह्म सिद्धांत है वो है ब्रह्मगुप्त की, ना कि नागभट्ट की। तो ये क्या है, गलत है। तो आपको सही उत्तर पता चल गया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत आंसर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं है? तो चोल राजा कौन है? करिकाल है, आदित्य प्रथम है और परांतक है। जो आपको नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर करिकाल है, परांतक है और आदित्य भी है। ठीक है, कौन सा नाम आपको नहीं दिखेगा? कोकिल, विक्रमादित्य, ये कोई शासक नहीं थे चोल वंश से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सूची एक का द्वितीय से क्या कीजिए? मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उसका उत्तर बताइए। तो महाबलाधिकृत, तो ये तो सेनापति होते थे, सही है। फिर महादंड नायक, ये न्यायाधीश होते थे। फिर संधि विग्रहक, तो संधि विग्रहक क्या होते थे? युद्ध मंत्री या कहें युद्ध और शांति के मंत्री, वही महा, या कहें चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? भंडागाराधिकृत, तो यहां पर यह है राजकोष का अधिकारी होता था। तो देखिएगा ये तो सब आपस में मिल रहा है, तो 1 2 3 4 सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। तो इसका उत्तर आपको पता है पहले से, क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर शासकों या राजाओं ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने के साथ साथ एक महादान यज्ञ करवाया उज्जैन में। इस यज्ञ में कोई भी विघ्न ना आए, इसलिए इन्होंने मदद ली गुर्जर शासकों से और कहा कि जब तक यह यज्ञ चल रहा है तब तक आप इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। और गुर्जर शासकों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी इस यज्ञ में। तो आपको याद रखना है दंती दुर्ग ने यज्ञ कराया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी लेखक भारत को किस नाम से पुकारा करते थे या किस नाम से जानते थे? तो आप याद रखेगा, जैसे छत्तीसगढ़ को बोला जाता है क्या? किया सलो, है ना। और भारत को किस नाम से जाना जाता था? यिंटू कहा जाता था। किनके द्वारा? चीनियों के द्वारा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न जो है, लिखा हुआ है वेनिस यात्री मार्को पोलो ने किस दक्षिण भारतीय राज्य की यात्रा की है? तो बता दें, मार्को पोलो जी का जन्म जो हुआ था इनका वेनिस में हुआ था और ये इटली में रहने लगे थे। अब आगे अगर बात करें तो इन्होंने 1292-93 में भारत की यात्रा की थी। इस दौरान यह पांड्य राज्य की यात्रा इन्होंने की थी, जहां पर इन्होंने इनकी भव्यता और धन संपन्नता को दर्शाया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है पांड्य राज्य की यात्रा की थी। इस दौरान इन्होंने भारत में बहुत सारी विशेषताओं का उल्लेख किया था। तो मध्यकाल के सर्वाधिक विशेषताओं का उल्लेख मार्को पोलो जी के द्वारा किया गया, इस कारण इन्हें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, कुमार संभव में किसके जन्म का कथा का वर्णन किया गया है? तो कुमार संभव, तो याद रखिएगा यहाँ पर है सनत कुमार, कार्तिकेय, प्रद्युम्न और अभिमन्यु। तो यहाँ पर किनके जन्म का उल्लेख है? शिव पार्वती के पुत्र अर्थात कौन? कार्तिकेय जी का उल्लेख यहाँ पर मिलता है कुमार संभव में। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। तो ये किनके बारे में कहा गया है जिनकी मृत्यु होती है? तो ये बोला जाता है, तो याद रखिएगा ये परमार शासक हुए थे, बहुत ही विद्वान शासक थे, राजा भोज, या जिन्हें राजा भोज परमार के नाम से जाना जाता था। इनकी मृत्यु पर ही विद्वानों का ऐसा कथन था कि भाई नगरी, पूरा जो विद्या था वो पूरा का पूरा क्या हो गया? निराधार हो गया, निरक्षर हो गया। तो ये याद रखिए किनके द्वारा कहा, किनके लिए कहा गया? विद्वानों के द्वारा कहा गया, तो राजा भोज के लिए कहा गया। तो अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ एक तरफ विद्वानों का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा है ग्रंथ का नाम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मालविका अग्निमित्रम, तो ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। हर्षचरित, ये हमने देख लिया, ये किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। तो देखिएगा, एक में 1 और फिर बी का 3, तो 1 में 1 और बी का 3, तो देखिएगा एक ही जगह मिल रहा है। और उसके बाद भी अगर देखें, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की, और नीति शास्त्र कामंदक की रचना है। तो ये सारे के सारे मैच हो गए। ठीक, तो यही क्या है? इसका उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, नैषध चरित और खंडन खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जैसे ही आप राजपूतों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें एक पढ़ते हैं गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश में एक शासक हुए थे जिनका नाम था जयचंद। इन्हीं के दरबार में श्रीहर्ष नामक विद्वान उपस्थित थे, जिन्होंने नैषध चरित और खंडन खाद्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। जयचंद, जिन्हें आप जानते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? प्रतिरोधी थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयचंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न लिखा हुआ है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जैसे कि हमने देखा था उत्तर वैदिक काल में जहां पर प्रारंभ हो चुका था राजतंत्रीय व्यवस्था, तो उसका अब यहाँ पर क्या हो चुका था, विस्तार हो चुका था। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, राजतंत्रीय व्यवस्था आ चुकी थी, राजतंत्रीय व्यवस्था थी। तो ये है राजतंत्रीय व्यवस्था, अर्थात राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। और यहाँ पर जो शासक थे देवत्व के सिद्धांत पर कार्य करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो है किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की। तो देखिएगा नाम लिखा हुआ है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेगा मिहिर भोज ऐसे शासक थे जिन्होंने आदिवराह मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही उपाधि धारण की, अपने सिक्कों पर भी वराह का चित्र अंकित कराया और बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण कराया, वराह मंदिरों का, मतलब जो विष्णु जी के अवतार थे वराह जी। इस प्रकार हमारा ये 100 क्वेश्चन का विश्लेषण यहाँ पर समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो शीघ्र ही इसका लाभ लेने और अपने तैयारी को एक दिशा देने के लिए शीघ्र ही उड़ान टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।